हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी की यूनिट 4 को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, आपके ये जो यूनिट 4 है, इसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट डायलेमास। दोस्तों, यहाँ पर हम सभी टॉपिक्स को समझेंगे। सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आपको समझाई जाएंगी। बस दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला टॉपिक है वो है वैश्विक संसाधन और विकास की दुविधाएं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देखिए, विश्व में हमें दिखाई देता है कि वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो आपको पता होगा कि जो व्यापार है, जो तकनीक है, ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जो सामान है उसका आदान प्रदान बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तकनीकों का जो आदान प्रदान है वो तेज़ हुआ है, ठीक है। इंसानों का जो आवागमन है वो काफ़ी तेज़ हुआ है। मतलब विश्व में हमें ग्लोबलाइजेशन दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन से हमें विकास देखने को मिला है, डेवलपमेंट देखने को मिला है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कहीं पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें कुछ दुविधाएं हमारे सामने आती हैं। कुछ मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमें बता रही हैं कि उन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। कुल मिलाकर आप ये कह लो कि इस पूरे टॉपिक में आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन से कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ है, कुछ जगहों का विकास हुआ है और कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मैं रीड करके सारी बातें आपको बताता हूँ। देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने देशों को व्यापार, तकनीक, निवेश और श्रम के माध्यम से आपस में जोड़ा है, ठीक है। इससे विकास के अवसर बढ़े हैं, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दुविधाएं भी सामने आई हैं, जैसे कि संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा, विकास के लाभ किसे मिलेंगे और किसे नहीं, विकास को टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल सतत विकास कैसे बनाया जाए। मतलब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिखाई देते हैं, जैसे कि संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा, ठीक है, विकास से लाभ किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन से, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको हम एक सतत विकास में कैसे बदलें, एक सस्टेनेबल विकास में कैसे बदलें, ताकि जो संसाधन हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। अब देखिए, यहाँ पर इस विषय को दो बड़े हिस्सों में समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। अब यहाँ पे सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। यहाँ पे क्या बातें हैं, अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वैश्विक वितरण, जैसे कि भूमि, पानी, जंगल, खनिज, तेल, गैस, ऊर्जा, इनका उत्पादन कुछ देशों में होता है, लेकिन उपयोग पूरी दुनिया में। मतलब जैसे कि तेल हो गया, तो इनका उत्पादन कुछ देशों में होता है, जैसे कि मध्य पूर्व के जो देश हैं यहाँ पर ज़्यादा होता है तेल का उत्पादन, ठीक है, तेल यहाँ पर ज़्यादा निकाला जाता है, ठीक है। खनिज हो गया तो वो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से ज़्यादा निकाला जाता है, इसका खनिज का खनन यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। दुर्लभ धातुएँ, जैसे कि दुर्लभ धातुएँ एशिया से ज़्यादा निकाली जाती हैं। अब यहाँ पर समस्या यह है, संसाधन तो गरीब देशों के पास हैं, लेकिन तकनीक, पूंजी और कंपनियों का नियंत्रण अमीर देशों के पास है। इस स्थिति को कहा जाता है संसाधन विरोधाभास, यानी कि रिसोर्स पैराडॉक्स। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे ये जो प्राकृतिक संसाधन का टॉपिक है, इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि देखिए, हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो जो विकासशील देश हैं उनके पास अधिक हैं, लेकिन संसाधनों का उपयोग करने के लिए जो तकनीक चाहिए वो उनके पास कम है, ठीक है। जो पूंजी चाहिए इन्वेस्टमेंट के रूप में वो उनके पास कम है, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अधिकतर विकसित देशों के ही पास हैं, मतलब विकसित देशों से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो संसाधन हैं वो गरीब देशों के पास हैं, ठीक है, लेकिन उन पर जो नियंत्रण है वो अमीर देशों के पास है। इसी स्थिति को कहा गया है संसाधन विरोधाभास, यानी कि संसाधन बहुत हैं विकासशील देशों के पास, लेकिन विकास कम है। जैसे कि दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो हम देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा खनिज संसाधन है, ठीक है। लेकिन तब भी अगर हम बात करें विकास की, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका विकास तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो उसका विकास काफ़ी कम हुआ है। मतलब अगर हम देखें कि संसाधन के रूप में अगर हम बात करें तो संसाधन अधिक हैं, लेकिन विकास हमें कम दिखाई देता है। यहाँ पर बस आपको इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। मैंने भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मैंने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा समझा, तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप ये समझ सकते हो, हर एक टॉपिक आपको कोई जानकारी दे रहा है। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन में आपको ये बातें बताई जा रही हैं कि जो विकासशील देश हैं उनके पास हमें संसाधन दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके पास अच्छी तकनीकें हैं, ठीक है, पूंजी है उनके पास, ठीक है, बड़ी कंपनियां हैं जो कि निवेश कर सकती हैं, ठीक है,
तो जो नियंत्रण है वो अमीर देशों का है। तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है जिसे कहा गया है यहाँ पर संसाधन विरोधाभास, यानी कि रिसोर्स पैराडॉक्स। मतलब विकासशील देशों के पास संसाधन है लेकिन विकास उनका कम है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है पर्यावरणीय चुनौतियाँ, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से। अब देखिए पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हमें दिखाई देती हैं। जो संसाधन है उनका अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जंगलों का मतलब विनाश हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता खतरे में है। इस कारण दुनिया ने सतत विकास पर जोर दिया। सतत विकास का मतलब कई बार मैंने आपको बताया है, इसका मतलब यही है कि एक ऐसा विकास किया जाए ताकि जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। मतलब देखिए हमें अपना विकास करना है, ये बात सही है, लेकिन हमें अपना विकास इस गति से करना है, संसाधनों का प्रयोग हमें इस गति से करना है कि जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहलें। अब यहाँ पे देखिए इस हर एक टॉपिक दोस्तों आपको कुछ कुछ बातें बता रहा है। अब ये वाला जो टॉपिक है, सब टॉपिक है पर्यावरणीय चुनौतियाँ, ये टॉपिक आपको बता रहा है कि हमें दिखाई देता है विश्व में पर्यावरणीय चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं हमें। ठीक है, संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, जंगलों का विनाश हमें दिखाई देता है, पानी की कमी हो रही है। ठीक है, जो पीने वाला पानी है उसकी कमी दिखाई दे रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब पर्यावरणीय चुनौतियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। इसलिए विश्व में जो सतत विकास का जो मतलब मुद्दा है ये हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सतत विकास का जो विचार है ये काफ़ी मजबूत हो रहा है कि मतलब सतत विकास के द्वारा ऐसा विकास किया जाए कि संसाधन का मतलब जो प्रयोग है ऐसे किया जाए कि वो संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। अब देखिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहलें, जैसे कि पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं तो उससे निपटने के लिए कुछ समझौते किए गए, कुछ मतलब पहलें की गई, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। मतलब पर्यावरण से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए हमें दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी बैठकें होती रहती हैं, सम्मेलन होते रहते हैं। ठीक है, कुछ समझौते हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी बातें हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे भारत की बात हो रही है। अब भारत का क्या दृष्टिकोण है, तो देखिए भारत विकास और पर्यावरण दोनों को संतुलित रखना चाहता है। भारत की प्रमुख पहलें नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ावा, कचरा प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण। मुख्य कार्यक्रम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल ग्रीन एनर्जी मिशन। मुख्य उद्देश्य वैश्वीकरण से विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। मतलब यहाँ पर भारत के दृष्टिकोण की बात की गई है दोस्तों। सिंपल है, देखिए भारत का अगर हम दृष्टिकोण देखें तो भारत तो विकास भी चाहता है और साथ में पर्यावरण संरक्षण भी चाहता है। तो भारत दोनों को ही संतुलित रखना चाहता है कि विकास भी करना है देश का, साथ में जो पर्यावरण है उसको भी सुरक्षित रखना है। अब देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में हम देख रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, कचरा प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ लाई जा रही हैं, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि भारत की नीति यही है कि भारत को अपना विकास करना है। ठीक है, विकास के साथ साथ लेकिन पर्यावरण को भी संरक्षण करना है। तो दोनों में ही संतुलन की नीति भारत अपना रहा है। अब मानव संसाधन का महत्व। अब देखिए दोस्तों, किसी देश के विकास में मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस देश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा तकनीक की नॉलेज होती है, जो स्किलफुल होते हैं, तो उस देश का विकास काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, मतलब देखिए देश को आगे कौन बढ़ाता है, देश का मतलब विकास कौन करता है, मानव ही तो करते हैं, देश के लोग ही तो करते हैं। तो मानव संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज लोग नौकरी, जीवन स्तर और सुरक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। इसे कहते हैं प्रवासन या श्रम गतिशीलता। तो आज हमें दोस्तों एक चीज़ दिखाई दे रही है, प्रवासन यानी कि श्रम गतिशीलता। इसका मतलब ये है कि आज हम देखते हैं कि नौकरी के लिए, अच्छे जीवन स्तर के लिए, सुरक्षा के लिए लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे हैं। कई जो ग्रामीण लोग हैं वो शहरों में आ रहे हैं काम के लिए। ठीक है, कई लोग अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं अच्छी नौकरी की तलाश में। ठीक है, अच्छे जीवन स्तर के लिए। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अब देखिए मानव प्रवासन के लाभ। अब देखिए प्रवासन से व्यक्ति और परिवार को आर्थिक अवसर मिलते हैं, देशों को आवश्यक श्रम मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रवासन यानी कि माइग्रेशन के लाभ के बारे में बातें की गई हैं। जैसे कि जब मतलब देखिए प्रवासन से एक लाभ तो ये होता है कि जो व्यक्ति है और उसका जो परिवार है उसको आर्थिक अवसर मिलते हैं। हो सकता है अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक है, या कुछ नई नौकरियाँ वहाँ पर जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पे उपलब्ध हों उनके लिए। ठीक है, तो आर्थिक अवसर मिलते हैं। साथ में जो देश हैं तो उनको आवश्यक श्रम मिलता है कि उनको जो श्रम की आवश्यकता होती है, जो श्रमिकों की, जो एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है, तो उनको वो मिलते हैं। भारत
फिलीपींस आदि देशों के प्रवासी बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं, जिसे कहते हैं प्रेषण यानी कि रेमिटेंस। यह रकम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बात की जा रही है, आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि प्रवासन हमें देखने को मिलता है। आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कई लोग किसी दूसरे देश में अच्छी नौकरी के लिए जा रहे हैं, प्रवासन कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो वो व्यक्ति है, उसका जो परिवार है, उसको आर्थिक अवसर मिलते हैं, ठीक है। और जो देश है, जिस देश में वो गया काम करने के लिए व्यक्ति, ठीक है, तो उस देश को आवश्यक श्रम मिलता है कि उसको जो एम्प्लॉय की आवश्यकता थी, तो उसकी ये आवश्यकता भी पूरी होती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है रेमिटेंस की। अब देखिए, जैसे कि भारत के कई सारे जो लोग हैं वो विदेशों में काम करने के लिए मतलब विदेश में रहते हैं, ठीक है, मतलब वो विदेशों में काम कर रहे हैं। तो अब वो अपने परिवारों के लिए जो पैसा भेजते हैं उसे कहा जाता है रेमिटेंस। मतलब अपने परिवारों के लिए भारत में जो वो पैसा भेजते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। तो भारत हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इन देशों के प्रवासी बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं, जिसे कहते हैं हम रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब तो आपको समझ में आ गया। मान लीजिए दोस्तों, कोई भारतीय नागरिक है जो कि अमेरिका में काम कर रहा है, अमेरिका में रह रहा है। अब वो अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है। अब वो वहाँ से अपने परिवार के लिए, जो उसका जो परिवार भारत में रह रहा है, उसके लिए वो कुछ पैसा भेज रहा है भारत में, ठीक है, अपने परिवार के लिए वो पैसा भेज रहा है, तो इसे हम कहते हैं रेमिटेंस। यह रकम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। तो भारत, फिलीपींस आदि देशों के जो प्रवासी हैं, ठीक है, तो ये बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं। तो आप यूँ कह सकते हो कि भारत हो गया, फिलीपींस हो गया और कुछ देश हैं, ठीक है, इनको बड़ी मात्रा में रेमिटेंस प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं। देखो, विदेशों में काम करने वाले श्रमिक अक्सर झेलते हैं नौकरी की असुरक्षा, सांस्कृतिक भेदभाव, श्रम अधिकारों की कमी, पूरा परिवार विदेशी अर्थव्यवस्था पर निर्भर। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और श्रमिक संरक्षण बहुत ज़रूरी है। मतलब जो मतलब प्रवासी हैं, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने देश से वो किसी दूसरे देश में गए हैं काम करने के लिए, तो उन्हें कई तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि नौकरी की असुरक्षा, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी फिक्स्ड है, ठीक है, तो नौकरी की असुरक्षा देखने को मिलती है, ठीक है, सांस्कृतिक भेदभाव भी हो सकता है। तो मतलब उन्हें कई बार कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि श्रम अधिकारों की कमी। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और श्रमिक संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव। नई तकनीक, एआई और ऑटोमेशन के कारण साधारण नौकरियां कम हो रही हैं। उच्च कौशल वाली नौकरियों की मांग बढ़ रही है। इसलिए ज़रूरी है डिजिटल साक्षरता, पुनः प्रशिक्षण और नवाचार। यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि तकनीक में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ठीक है, एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। ऑटोमेशन के कारण मतलब कई सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं, ठीक है, ऐसी तकनीक आ गई हैं जो ऑटोमेटिकली तरीके से चल रही हैं। तो अब मतलब यहाँ पर यह है कि तकनीक में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है, कई सारी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही हैं। इस कारण से जो साधारण नौकरियां हैं उनमें कमी हो रही है। उच्च कौशल वाली जो नौकरियां हैं उनकी मांग बढ़ रही है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ज़रूरी है कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जाए, यानी कि जो व्यक्ति हैं उनकी डिजिटल साक्षरता को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। मतलब कि व्यक्ति को जो डिजिटली चीज़ें हैं उनका उपयोग करना है आए, ठीक है, उसके बारे में उसको काफ़ी जानकारी हो। पुनः प्रशिक्षण यानी कि दोबारा से उसको स्किल्स दी जाए, ठीक है। नवाचार क्षमता यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है व्यक्ति उसका यूज़ कर पाए, ठीक है, तो उसमें ये क्षमता भी डेवलप की जाए, उसको ये चीज़ें सिखाई जाएँ। भारत की प्रमुख पहलें इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि भारतीय सरकार के द्वारा भी कुछ पहलें की गई हैं, जैसे कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। इसके साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर एक टॉपिक है जनसांख्यिकीय परिवर्तन। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, विकसित देशों में आबादी बूढ़ी हो रही है, भारत जैसे देशों में युवा जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे यही बातें बताई जा रही हैं कि अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें आबादी की, तो विकसित देशों में हमें दिखाई देता है कि अधिकतर आबादी वहाँ की बूढ़ी हो रही है, कि मतलब वहाँ पे अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या अधिक हो रही है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वहाँ पर अधिक जो उम्र के लोग हैं उनकी संख्या अधिक हो रही है, जबकि भारत जैसे देशों में अभी युवा जनसंख्या अधिक है। देखिए दोस्तों, देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में युवा जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये वही जनसंख्या है जो मतलब काम करेगी, जो देश के लिए मतलब आर्थिक संसाधनों को और ज़्यादा मजबूत करेगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्थिति है इसी को जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी कि भारत में अभी युवा जनसंख्या अधिक है, तो ये जो स्थिति है इसको जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है, ठीक है। यदि युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले तो देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर युद्ध, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं लोगों को मजबूर कर रही हैं पलायन करने के लिए। मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जैसे कि
भारत की अगर यहाँ पे हम बात करें तो भारत में युवा जनसंख्या अधिक है। तो ऐसे में जो भारत में युवा हैं, ठीक है, इनको और अच्छे से शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य पे इनके मतलब ध्यान दिया जाए, इन्हें रोजगार मिले, इन्हें स्किलफुल बनाया जाए और इन्हें रोजगार मिले, तो देश में तेज़ी से विकास होगा। ठीक है, देश का विकास और तेज़ी से हो सकता है। लेकिन कई तरह की समस्याएं भी हैं, जैसे कि युद्ध हो गया, गरीबी हो गई, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं दिखाई दे रही हैं। तो इन मतलब ये कुछ समस्याएं हैं, तो वो लोगों को मजबूर भी कर रही हैं पलायन करने के लिए। यह दिखाता है कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय विविधता और संतुलित विकास की। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन से देशों के बीच व्यापार, तकनीक और संचार बढ़ा है, लेकिन इसका लाभ सभी क्षेत्रों को बराबर रूप से नहीं मिला। कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित हुए, जबकि कुछ क्षेत्र आज भी पिछड़े हैं। इसीलिए क्षेत्रीय विविधता समझना और संतुलित विकास हासिल करना राष्ट्रीय और वैश्विक नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यहाँ पर इस टॉपिक में आपको यही बताया जा रहा है, क्षेत्रीय विविधता और संतुलित विकास। यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये है कि कहा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण है, उससे आज हम देख रहे हैं कि कई सारे क्षेत्रों का विकास हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र इसमें पीछे रह गए हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका तेजी से विकास हुआ है, वो तेजी से विकसित हुए हैं, लेकिन जबकि कुछ क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यही सारी बातें बताई जा रही हैं कि क्योंकि कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, इसलिए आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि संतुलित विकास की बात की जा रही है, कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनका भी विकास किया जाए। अब देखिए, वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय असमानता, मतलब अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें, तो देखिए कुछ क्षेत्रों का तेजी से विकास, जबकि कुछ क्षेत्रों का पिछड़ना। वैश्विक स्तर पर एक आम पैटर्न हमें दिखाई देता है कि जो समुद्री तट वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर बड़े शहर हैं, उनका विकास तेज गति से हुआ है। इसके साथ ही जो अंदरूनी और ग्रामीण और पिछड़े इलाके हैं, उनका विकास धीमी गति से दिखाई देता है। मतलब वैश्विक स्तर पर एक पैटर्न हमें दिखाई देता है कि जो मतलब तटीय इलाके हैं, जो समुद्र के तट के पास वाले इलाके हैं, ठीक है, उनका विकास काफ़ी तेज गति से हुआ है। ठीक है, जहाँ पर बड़े शहर हैं, उनका विकास काफ़ी तेज गति से हुआ है, जबकि जो जो देश के अंदरूनी इलाके हैं, ठीक है, जो अंदरूनी इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, ठीक है, उनका विकास काफ़ी धीमा रहा है। उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र अत्यधिक विकसित, पूर्वी एशिया के तकनीकी क्षेत्र तेज विकास हुआ यहाँ पर, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्से गरीबी, कमज़ोर आधारभूत ढांचा, सीमित शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो मतलब यही वैश्विक स्तर पे दोस्तों यही बातें आपको बताई जा रही हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे दिखाई देते हैं जिनका तेज़ी से विकास हुआ है, और कुछ क्षेत्र ऐसे दिखाई देते हैं हमें जिनका विकास काफ़ी धीमा रहा है। यानी असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय भी है। इसका असर प्रवासन, नगर विस्तार और राजनीतिक स्थिरता पर पड़ता है। मतलब देशों में जो असमान मतलब विकास हो रहा है, विश्व स्तर पर जो हमें एक असमान विकास देखने को मिलता है, कुछ क्षेत्रों का विकास अधिक हो गया, कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, तो इससे हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि प्रवासन, ठीक है, मतलब हमें दिखाई देता है कि कई लोग नौकरी की तलाश में, ठीक है, एक अच्छी नौकरी के लिए, एक अच्छे जीवन स्तर के लिए दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। ठीक है, हमें नगर विस्तार दिखाई देता है कि जिस नगर का मतलब विकास हो, जो कोई बड़ा नगर है, ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ और भी मतलब नगर का विस्तार हो जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से लोग नगर में आके बसते जा रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता, तो इस पर भी हमें राजनीतिक स्थिरता पर भी हमें प्रभाव दिखाई देता है। अब देखिए, वैश्विक संस्थाएं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक संतुलित विकास को वैश्विक शांति और सतत विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। देखिए, कुछ संस्थाएं जैसे कि यूएन है, ठीक है, विश्व बैंक है, तो ये संतुलित विकास की बात कर रहे हैं कि विश्व शांति और सतत विकास के लिए आवश्यक है कि संतुलित विकास हो, यानी कि सभी क्षेत्रों का विकास हो। असमानता, देखिए, असमानता देशों के भीतर भी दिखाई देती है। अभी तो हमने विश्व स्तर की बात की, अब देखिए जो असमानता दिखाई देती है विकास के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, वो हमें देश के अंदर भी दिखाई देती है। जैसे कि कई देशों में तटीय प्रदेश उद्योग और निवेश आकर्षित करते हैं, पर अंदरूनी इलाके कृषि पर निर्भर रह जाते हैं। समाधान के लिए आवश्यक है बाजार की गतिशीलता, राज्य की सक्रिय सहायता, मतलब जो सरकार है देश की, तो वो भी मतलब कुछ सहायता करे जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी। ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों में निवेश किया जाए। तो यहाँ पर ये कुछ समाधान दिए गए हैं जिससे कि संतुलित विकास किया जा सकता है। ठीक है, सभी क्षेत्रों का विकास हो सके, इसके लिए कुछ समाधान अभी हमने देखे। अब यहाँ पे हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, भारत में क्षेत्रीय विकास के पैटर्न और नीतिगत प्रयास। भारत में भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अंतर की वजह से, मतलब भौगोलिक स्थिति अलग होने की वजह से, सांस्कृतिक स्थिति, ठीक है, जो ऐतिहासिक स्थिति है वो अलग होने की वजह से क्षेत्रों में विकास का स्तर अलग अलग है। देखिए, कुछ राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक उद्योग और सेवाओं के बड़े केंद्र
बन गए हैं, ठीक है, वहीं कुछ क्षेत्र कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। चुनौती, तेज विकास भी हो और राज्यों के बीच असमानता भी कम हो। मतलब ये कि भारत के सामने एक चुनौती ये है कि भारत में हमें दिखाई देता है कि कुछ राज्यों का विकास काफ़ी तेज़ गति से हुआ है, जबकि कुछ राज्यों का विकास इतनी तेज़ गति से नहीं हुआ, विकास थोड़ा धीमा दिखाई देता है। अब यहाँ पे यही चुनौती है भारत के लिए कि भारत को अपना तेज़ विकास करना है और साथ में ये भी देखना है कि जो राज्य हैं, अलग अलग जो भारत के जो राज्य हैं, उनके बीच ज़्यादा असमानता ना हो, मतलब सभी क्षेत्रों का विकास हो। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद सरकारी प्रयास, सरकार ने क्या प्रयास किए, ठीक है, आज़ादी के बाद। तो देखिए प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाएं, शुरुआत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का विकास करने का प्रयास किया गया, ठीक है। लंबे समय तक भारत में हमने पंचवर्षीय योजनाओं को देखा, ठीक है, जैसे कि प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाएं सिंचाई, बिजली, परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया, ठीक है। जो शुरुआती पंचवर्षीय योजनाएं थी भारत में, उन्होंने सिंचाई पर ध्यान दिया, बिजली पर, परिवहन जैसे जो बुनियादी ढांचे से संबंधित जो चीज़ें हैं जो कि विकास के लिए आवश्यक हैं, उन पर ध्यान दिया। बाद की नीतियां, औद्योगिक गलियारे, ठीक है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएं, शहरी आधारभूत ढांचा, शिक्षा और तकनीक का विस्तार, इन पर ध्यान दिया गया। संस्थाएं जो कि विकास से संबंधित योजनाएं बनाएं, जैसे कि योजना आयोग भारत में सक्रिय रहा, ठीक है, जिसे अब नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। अब देखिए हाल की कुछ प्रमुख योजनाएं भारत में हमें दिखाई देती हैं जो कि सभी राज्यों के विकास से संबंधित हैं, देश के विकास से संबंधित हैं। अब देखिए आकांक्षी जिले कार्यक्रम, मतलब पिछड़े जिलों का विकास हो, इस उद्देश्य से ये योजनाएं लाई गई हैं। क्षेत्रीय संपर्क, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, भारतमाला, सागरमाला, औद्योगिक विकास हो, मेक इन इंडिया, औद्योगिक गलियारे, ये योजना लाई गई है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। ग्रामीण संपर्क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल विकास के लिए डिजिटल इंडिया, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा पहलें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे भारत के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखें, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। अब देखिए भारत की नीति का मुख्य उद्देश्य बाजार आधारित विकास, सामाजिक न्याय, मतलब बाजार आधारित विकास करना है हमें, लेकिन सामाजिक न्याय भी मिले, मतलब जो आर्थिक सामाजिक अधिकार हैं वो भी लोगों को मिले, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इन पर राज्य ध्यान दे, देश मतलब जो सरकार है वो ध्यान देगी। तो मतलब सामाजिक न्याय भी करना है और बाजार आधारित विकास भी हो, संतुलित विकास भारत का उद्देश्य है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का ये है कि जैसे कि जो पूंजीवादी विचार है कि बाजार में खुला कंपटीशन हो, ठीक है, जो बाजार है, ठीक है, उसमें खुला कंपटीशन हो और फिर इससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, तो ये मतलब भारत की नीति में हमें दिखाई देता है, ठीक है। बाजार आधारित विकास की बात की जाती है, लेकिन सामाजिक न्याय भी, यानी कि जो बुनियादी चीज़ें, जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को चाहिए होती हैं, जैसे कि शिक्षा की, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, तो वो भी लोगों को मिल पाए, ठीक है, लोगों को भोजन मिल पाए, ठीक है। तो सामाजिक न्याय से संबंधित भी चीज़ें हैं कि मतलब जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिकार हैं वो भी लोगों को दिया जाए, तो देश का संतुलित विकास हो, ये उद्देश्य है। देखिए सहकारी संघवाद के माध्यम से राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे एक दूसरे के सफल मॉडल सीखें। भारत में सहकारी संघवाद के माध्यम से, मतलब जो भारत का संघवाद है, ठीक है, जिसमें राज्य भी हैं और केंद्र सरकार भी है, तो ये जो सहकारी संघवाद है, इसके माध्यम से राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो एक दूसरे के जो अच्छे मॉडल हैं विकास के, उनको अपनाएं। अब देखिए यहाँ पर एक और टॉपिक है शहरीकरण, वैश्वीकरण और क्षेत्रीय असमानता। शहरीकरण, लोग बेहतर रोजगार और जीवन की तलाश में शहरों की ओर बढ़ते हैं, शहर तेजी से विकास और निवेश के केंद्र बनते हैं, ग्रामीण और छोटे कस्बों की प्रगति धीमी रह जाती है। भारत में बड़े महानगर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद वैश्विक पूंजी, तकनीक और सेवाओं से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रीय असमानता की बात की जा रही है कि क्षेत्रीय स्तर पर हमें क्या असमानता देखने को मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, उनका विकास तेज गति से हो रहा है, ठीक है। जो छोटे शहर हैं उनका विकास धीमी गति से हो रहा है। अब देखिए कई छोटे और मध्यम शहरों में रोजगार के अवसर कम है, बुनियादी ढांचा कमज़ोर है, जो विकास के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता होती है वो कम है, पानी, सफाई, परिवहन की कमी, ठीक है। इससे शहरों में संपन्नता और ग्रामीण इलाकों में पिछड़ापन दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर हमें ये क्षेत्रीय असमानता दिखाई देती है कि जो बड़े शहर हैं उसमें हमें दिखाई देता है कि शहर बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं, वहाँ पे हमें संपन्नता दिखाई देती है, और ग्रामीण इलाकों में हमें पिछड़ापन दिखाई देता है। संतुलन के लिए आवश्यक नीतियाँ, संतुलन बनाने के लिए कुछ आवश्यक नीतियाँ जैसे कि समावेशी शहरी योजनाएं, किफ़ायती आवास और बेहतर सार्वजनिक परिवहन, क्षेत्रीय औद्योगिक गलियारे, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच, सड़कें, उद्यमिता, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यम लगाए जा सकें, ठीक है, उद्योग वगैरह लगाए जा सकें, तो कुछ सुविधाएं वहाँ पर भी हों, डिजिटल पहुँच हो, समावेशी शहरी योजनाएं लाई जाएं, मतलब समावेशी विकास योजनाएं लाई जाएं जिसमें कि सभी क्षेत्रों का विकास किया जाए, ठीक है। लक्ष्य, ऐसा विकास मॉडल जो केवल कुछ शहरों को नहीं बल्कि पूरे
देश को आगे बढ़ाए, मतलब ऐसा विकास मॉडल अपनाया जाए जो पूरे देश को आगे बढ़ाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम भारत के संदर्भ में कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप मेन टॉपिक की बात करो तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से विश्व स्तर की ही बात कर रहे हैं, सबके लिए, सभी देशों के लिए ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक है वैश्विक विकास के मार्ग और नेटवर्क। देखिए, व्यापार मार्ग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जुड़ाव। प्राचीन समय में रेशम मार्ग और समुद्री रास्तों ने सभ्यताओं को जोड़ा, मतलब हमें प्राचीन समय में दिखाई देता है रेशम मार्ग के द्वारा किस तरह से व्यापार होता था, किस तरह से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ठीक है, समुद्री रास्तों ने सभ्यताओं को जोड़ा, मतलब यहाँ पर यही कि किस तरह से एक क्षेत्र ने दूसरे क्षेत्र को जोड़ा था। आज की अर्थव्यवस्था वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर है। माल ढुलाई के लिए समुद्री रास्ते, रेल नेटवर्क, हवाई मार्ग और डिजिटल तार केबल बहुत ज़रूरी है। प्रमुख समुद्री मार्ग, जैसे कि हमें कुछ प्रमुख समुद्री मार्ग दिखाई देते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, जहाँ से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्वेज नहर, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर। अगर युद्ध, महामारी या राजनीतिक तनाव हो तो व्यापार रुक सकता है। कोविड-19 ने दिखाया कि वैश्विक व्यापार प्रणाली कितनी नाजुक है। विकासशील देशों के लिए जुड़ाव से रोजगार और निर्यात के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए मजबूत शासन और ढांचा चाहिए। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मतलब विश्व में जुड़ाव का एक जो नेटवर्क है, मतलब पूरे विश्व में जुड़ाव का एक जो नेटवर्क है, जैसे कि डिजिटली जो कई सारे जो तार बिछाए गए हैं, ठीक है, जिससे कि जो विश्व जो है वो डिजिटली कनेक्ट है। ठीक है, रेल नेटवर्क बनाए जा रहे हैं ताकि दूर दराज के इलाके एक दूसरे से जुड़ सकें। समुद्री मार्ग हैं, ठीक है, समुद्री रास्ते हैं, हवाई मार्ग हैं। तो मतलब आज के टाइम पर हम देखते हैं कि जो विश्व है वो बहुत अच्छे से वैश्वीकरण भी दिखाई दे रहा है। तो विश्व में हमें एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत नेटवर्क दिखाई देता है कि विश्व काफ़ी अच्छे से मतलब जुड़ा हुआ है। और आज हम देख भी रहे हैं कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर है, कि सामान का एक देश से दूसरे देश में जो आवागमन है इस पर ही अर्थव्यवस्था निर्भर भी हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले कई बार बताया है, आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पर एक फ़ोन की बैटरी एक देश में बन रही है, फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो किसी दूसरे देश में बना हुआ है। ठीक है, और फ़ोन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो किसी और देश में बने हुए हैं, और अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स को हर देश से लाकर किसी एक देश में असेंबल किया जा रहा है, मतलब तैयार कर दिया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए फ़ोन बनाने के लिए 10 पार्ट्स का प्रयोग किया गया, अब वो 10 पार्ट मान लेते हैं 7 देशों में बनाए गए। अब उन 7 देशों से अलग अलग जो पार्ट हैं उनको किसी एक देश में लाया जा रहा है जहाँ पे श्रम थोड़ा सस्ता है, और फिर वहाँ पर उसे तैयार कर दिया जा रहा है, मतलब अलग अलग पार्ट्स को जोड़ दिया जा रहा है। तो मतलब इससे सामान तैयार हो रहा है। तो आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसी पर अर्थव्यवस्था निर्भर है। मतलब जो व्यापार मार्ग वगैरह हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि युद्ध, महामारी या राजनीतिक तनाव हो तो व्यापार रुक सकता है। कोविड-19 ने हमें दिखाया कि वैश्विक व्यापार प्रणाली कितनी नाजुक है। विकासशील देशों के लिए जुड़ाव से रोजगार और निर्यात के अवसर बढ़ते हैं, मतलब जो जुड़ाव है, जो कनेक्टिविटी है, इससे विकासशील देशों को फ़ायदा होता है कि रोजगार बढ़ता है, निर्यात के अवसर उनके लिए बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए मजबूत शासन और ढांचा चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक जैसी संस्थाएं इन नेटवर्क को वित्त और नियम देती हैं। अब देखिए, वन बेल्ट वन रोड पहल, चीन की एक योजना के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, ठीक है, कई बार खुद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। चीन ने 2013 में यह योजना शुरू की, बाद में इसे बेल्ट एंड रोड पहल BRI कहा गया। इसका लक्ष्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को रेल, सड़क और समुद्री मार्गों से जोड़ना था, मतलब एक नेटवर्क तैयार करना था, जैसे कि सड़क मार्गों से, रेल मार्गों से, समुद्री मार्गों से यूरोप और एशिया और अफ्रीका को जोड़ना था। ठीक है, फ़ायदे क्या थे कि व्यापार बढ़ेगा, उद्देश्य एक तरह से ये था कि व्यापार बढ़ेगा, इससे रोजगार मिलेगा देशों को नई सड़कें, ठीक है, बंदरगाह और ऊर्जा परियोजनाएं मिलेंगी। लेकिन हमें चीन के साथ चिंताएं दिखाई देती है कि पारदर्शिता में कमी, जो मतलब ट्रांसपेरेंसी है उसमें हमें कमी कुछ दिखाई देती है। यहाँ पर कर्ज का बोझ, ठीक है, मतलब एक मतलब हमें यहाँ पे कर्ज का ट्रैप दिखाई देता है, लोन का हमें एक ट्रैप दिखाई देता है। ठीक है, चीन कई देशों को इतना लोन दे देता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो देश चीन का जो लोन है, कर्ज है, वो उसको दे नहीं पाएगा, चीन को वापस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो चीन की नीतियाँ हैं वो देश उनको मानने के लिए हो सकता है बाध्य हो। तो मतलब ये जो कर्ज का बोझ से संबंधित जो चीज़ें हैं इस हमें दिखाई देती हैं यहाँ पर। चीन का बढ़ता प्रभाव, पर्यावरण और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर सवाल, तो यहाँ पे हमें ये कुछ चिंताएं दिखाई देती हैं। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये भी दिखाई देता है कि भारत को खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये जो मतलब CPEC है, इस पर आपत्ति है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो CPEC वाला मार्ग है ये POK से होकर गुजर रहा है, तो भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है, तो इसलिए भारत ने इस पर आपत्ति की है। अब देखिए, यह जो पहल है ये बड़ी है, लेकिन इसमें निष्पक्षता,
पारदर्शिता और सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर और भी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि आसियान हाईवे और एशियाई क्षेत्रीय सहयोग से संबंधित हैं। यहाँ पर भी हम अलग अलग जो मार्ग हैं, ठीक है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए, एशियाई हाईवे नेटवर्क जापान, कोरिया से लेकर तुर्की तक सड़क मार्ग बनाने की योजना है। देखिए, एशियाई हाईवे नेटवर्क के द्वारा एशिया के बड़े हिस्से को इसके द्वारा मतलब कवर किया जा रहा है कि मतलब देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़े, व्यापार वगैरह बढ़े, ठीक है। इसके लिए मार्ग वगैरह बनाए जा रहे हैं। इसके तहत ऑलरेडी मतलब इनका प्रयोग हो रहा है, कई सारे मार्ग ऑलरेडी बने हुए भी हुए हैं और कई जगहों पर इसका विकास भी जारी है। एशिया में अगर हम बात करें तो ये जो एशियाई हाईवे नेटवर्क है ये हमें बड़े पैमाने पे दिखाई देता है, ठीक है। आसियान नेटवर्क योजना, अब देखिए जो सदस्य देश हैं आसियान के, ठीक है, सदस्य देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना, ये जो मतलब आसियान संपर्क योजना थी, तो इसका भी उद्देश्य यही है कि जो सदस्य देश हैं इसके, आसियान जो समूह है उसके सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले, सांस्कृतिक संबंध इन देशों के आपस में मजबूत हों। तो उसके लिए ये एक कनेक्टिविटी से संबंधित एक योजना ये भी लाई गई है। ग्रेटर मेकोंग उप क्षेत्रीय गलियारा, ये जो परियोजना है वो थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को जोड़ता है। इसके साथ ही BCIM गलियारा बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। मतलब ये जो BCIM कॉरिडोर है, ये जो मतलब गलियारा है, तो ये बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। उद्देश्य यही है, ठीक है, इन परियोजनाओं का कि क्षेत्रीय विकास, ऊर्जा सहयोग, आपदा प्रबंधन और बेहतर अवसंरचना, मतलब जो देश हैं उनके बीच में क्षेत्रीय मतलब जो देश हैं उनके बीच में सहयोग बढ़े, ठीक है, क्षेत्रीय विकास हो, ऊर्जा सहयोग बढ़े, आपदा प्रबंधन को मजबूती मिले और बेहतर अवसंरचना, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। स्पेशली आवागमन के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर मतलब सड़कें बनाई जा सके ताकि जो आवागमन है वो काफ़ी आसानी से हो सके, ठीक है, व्यापार को मजबूती मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें समझ रहे हैं। देखिए, भारत की संपर्क दृष्टि, कनेक्टिविटी विजन, एक्ट ईस्ट नीति। भारत का लक्ष्य दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया से व्यापार, शिक्षा और संस्कृति में जुड़ाव बढ़ाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि कनेक्टिविटी को लेकर भारत का क्या विज़न है। तो देखिए, इसके लिए भारत एक्ट ईस्ट नीति को अपना रहा है कि मतलब जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, ठीक है, जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं, तो उनसे जो कनेक्टिविटी है उसको भारत बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, ताकि जो व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है, शिक्षा को बढ़ाया जा सके, आपसी जो मतलब संस्कृति है उसमें जुड़ाव बढ़ाया जा सके, ठीक है। मतलब दक्षिण पूर्वी जो देश हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, उनके साथ जुड़ाव को बढ़ाना भारत का एक लक्ष्य है। इसके लिए भारत एक्ट ईस्ट नीति को अपना रहा है। प्रमुख परियोजनाएं, भारत म्यांमार, अब देखिए कई सारी जो परियोजनाएं हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, जैसे कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, जो कि मतलब यहाँ पे एक त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाया जा रहा है जो कि भारत को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ेगा। तो यहाँ पर कई सारी परियोजनाएं दिखाई आपको मतलब यहाँ पर ये बताई जा रही हैं, जैसे कि कलादान बहुआयामी परियोजना, इसके साथ ही सागरमाला परियोजना, हिंद प्रशांत महासागर पहल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्र नौवहन पर ध्यान। मतलब एक और परियोजना हिंद प्रशांत महासागर पहल ये हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो आसियान देश हैं, ठीक है, इनके साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्र नौवहन पर ध्यान दिया जाएगा इस परियोजना के तहत। भारत बिम्स्टेक जैसे समूहों में भी सक्रिय है। भारत का दृष्टिकोण जुड़ाव, प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि शांति, पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा दे। मतलब भारत का जो उद्देश्य है दोस्तों, जो विज़न है वो ये है कि जो जुड़ाव है वो होना चाहिए, लेकिन जुड़ाव का मतलब ये नहीं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं दूसरे देशों से। यहाँ पर जो जुड़ाव का मतलब है वो है शांति, पारदर्शिता और सहयोग। मतलब शांति विश्व में लाई जाए, ठीक है, जो क्षेत्र है उसमें शांति लाई जाए, ठीक है, पारदर्शिता लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और आपस में सहयोग की भावना हो, सहयोग बढ़े। तो भारत का ये उद्देश्य है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने बात की, जैसे कि हिंद प्रशांत महासागर पहल, तो ये जो पहल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र है तो यहाँ पर शांति बनाई जा सके, इसके लिए जो देश हैं वो आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है, मतलब जो समुद्र है तो उसमें सुरक्षा स्थापित हो पाए, तो इसके लिए लोग मतलब जो देश हैं वो आपस में सहयोग करेंगे ताकि जो समुद्री सुरक्षा है उसको मजबूत किया जा सके, जो नौवहन है, ठीक है, वो भी स्वतंत्र रूप से हो, इसलिए इस पर भी ध्यान देंगे। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर था इसे हमने पूरी तरह समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।